यस सरकार, नमस्कार। माहौल जो शानदार, आई होप मस्त तरीके से आपका फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन हो रहा है। आइए सर, चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। सरकार सेक्शन 49 सिंपल सी बात करता है। 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर होते हैं सर आपके जीएसटी पोर्टल पे। जब आप लॉगिन करेंगे 3 लेजर आपको मिलेंगे। ई लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में बात कर लेते हैं सर हम। सर किस किस तरह से अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या, अ काइंड ऑफ ई वॉलेट। सर यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे सर, टैक्स पहले जमा कराएंगे। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज कॉलम बने हुए हैं साहब। वहां पे आप पहले चालान फिल करेंगे, आप अमाउंट पहले डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद जब रिटर्न फाइल करेंगे तब रिटर्न फाइल करते वक्त लायबिलिटी जो आएगी उसको ऑफसेट करेंगे कैश लेजर से और क्रेडिट लेजर से, और उसके बाद आपका रिटर्न सबमिट होगा। क्लियर। अब सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो किस किस मोड से होता है सर? ऑनलाइन मोड, जिसमें कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना अमाउंट जमा करा सकते हो। आईएमपीएस करिए, यूपीआई करिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करिए, इंटरनेट बैंकिंग से पे करिए, कोई तकलीफ नहीं है साहब। ऑफलाइन पेमेंट एनईएफटी आरटीजीएस करिए विदाउट एनी लिमिट। ओवर द काउंटर बैंक जाके भी पे कर सकते हो, पर वहां पे लिमिट है ₹10,000 पर चालान पर टैक्स पेड की लिमिट है सर। ओके सर। अब मैनुअल चालान या फिजिकल चालान है ही नहीं जीएसटी के अंदर। सारे चालान क्या है, ऑनलाइन है। सिंगल चालान ही सर आपको बनेगा, ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा। आपको रेस्पेक्टिव मेजर हेड, माइनर हेड वाइज अमाउंट फिल करना पड़ेगा, और वो सिंगल चालान जो आपका जनरेट होगा उसी के थ्रू टैक्स पेमेंट होगा। क्लियर सर। फिर ईच आपने मान लो चालान पूरा फिल कर दिया, चालान जनरेट कर दिया, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब पेमेंट करने में आप मान लो नहीं हो पा रहा है किसी कारण से पेमेंट, या आपको बाद में करना है, तो 15 डेज तक ये चालान आपका वैलिड रहेगा। फिर द डिपॉजिट मेड बाय वन ऑफ द मोड एंड प्रिस्क्रिप्शंस विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर जो भी आप अमाउंट जमा करेंगे वो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा बेटा। क्लियर। अब सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप क्या होगा बेटा, आपके मेजर हेड, माइनर हेड वाइज आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। सर ध्यान देना, अब जो बात कर रहा हूं बच्चा मैं सर, उसमें टैक्स सर मेजर हेड कौन कौन से बेटा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब सर यहाँ पे माइनर हेड कौन कौन से होंगे? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर सम पेएबल। क्लियर। अब आपको मेजर हेड वाइज, माइनर हेड वाइज कॉलम जो रखे, आपको रेस्पेक्टिव अमाउंट फिल करके चालान जनरेट करना पड़ेगा। अब सर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के किसी एक हेड में, मेजर हेड या माइनर हेड में फंड पड़ा है एक्स्ट्रा, दूसरे मेजर हेड या माइनर हेड में लायबिलिटी एक्स्ट्रा है, क्या यहां से वहां आप ये फंड यूज कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। जिस मेजर हेड के जिस माइनर हेड में फंड पड़ा है वो उसी मेजर हेड के उसी माइनर हेड में काम आ सकता है, किसी और में काम नहीं आएगा। पर आप सर फंड ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड से दूसरे मेजर हेड या माइनर हेड में फंड ट्रांसफर अलाउ हो गया है, और ये फंड ट्रांसफर करके आप आपकी सर वो जो रेस्पेक्टिव दूसरे हेड की लायबिलिटी थी उसको पे कर सकते हो। पर सर ये हेड की लायबिलिटी पे करने के लिए इस हेड का कैश काम नहीं आता है। क्लियर। तो एक मेजर हेड का किसी भी माइनर हेड से फंड आप पहले ट्रांसफर कर दीजिए, उसी माइनर हेड, उसी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में, या किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर कर दीजिए। इनफैक्ट सीजीएसटी और आईजीएसटी के कैश लेजर से आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी, कहां बेटा, डिस्टिंक्ट पर्सन को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो सीजीएसटी और आईजीएसटी में। और ऐसे केस में सर यहां से ये मानेंगे कि इस पर्सन ने वो रिफंड क्लेम किया, और जो रेसिपिएंट पर्सन था, डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको वहां अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा बेटा। क्लियर। पर डिस्टिंक्ट पर्सन को फंड ट्रांसफर तभी अलाउ होगा जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है फंड, उसके पास खुद के पास तो बेटा लायबिलिटीज पेंडिंग है, वो किसी और को फंड ट्रांसफर कर रहा है। भाई पहले खुद की लायबिलिटी पे करो, उसके बाद फंड ट्रांसफर करिए बेटा। इसलिए अगर खुद की लायबिलिटी ड्यू है तो आप फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन को, अदरवाइज डिस्टिंक्ट पर्सन को फंड ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी मेजर हेड के, सीजीएसटी और आईजीएसटी किसी भी माइनर हेड के, किसी भी सीजीएसटी और एसीएसटी किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर कर सकते हो डिस्टिंक्ट पर्सन को भी। क्लियर। डन सरकार। ये एनालिसिस मैंने आपको पूरा समझा दिया, कैश लेजर के रिगार्डिंग ही था। अब सर ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट इंटर गवर्नमेंट अकाउंट बेटा, फंड ट्रांसफर। और बच्चा क्या होगा, आपने मान लो एसजीएसटी से सीजीएसटी के किसी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उतना अमाउंट अपने फंड से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। सेम वे सीजीएसटी के अकाउंट से अपने फंड निकाल के एसजीएसटी के किसी मेजर हेड या माइनर हेड में फंड ट्रांसफर किया है, तो ऐसे केस में सर सेंट्रल गवर्नमेंट उतना फंड निकाल के स्टेट, उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगा। ये सेक्शन दे रखा है बेटा। ओके आइए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये हम ऑलरेडी आईटीसी पढ़ते वक्त पूरा पढ़ चुके हैं बेटा, पर फिर भी बताता मैं आपको वापस रिवाइज करा रहा हूँ एक तरह से। फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी तो काम आएगा। सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए हमेशा पहले आईजीएसटी का आईटीसी को पूरा कंज्यूम करना पड़ता है, इसलिए आईजीएसटी पहले काम आएगा, फिर सी काम आएगा, पर एस और यूटी काम नहीं आएगा। सेम वे एसजीएसटी यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, फिर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की लायबिलिटी आईटीसी काम आएगा, पर सर सीजीएसटी का आईटीसी कभी भी काम नहीं आएगा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए। ओके ये तो था लायबिलिटी पे करने के लिए ऑर्डर क्या था बेटा। अब सर ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजिंग आईटीसी, सर आईजीएसटी का आईटीसी
अगर अवेलेबल है तो सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यू कैन यूज द आईटीसी। पर सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी को पूरा कंज्यूम करना है, उसके बाद बैलेंस बचा तो सीजीएसटी की आईटीसी लायबिलिटी बचती तो फिर सीजीएसटी की आईटीसी काम आएगा। पर सीजीएसटी की आईटीसी पहले सी की आईजीएसटी की आईटीसी पूरा खत्म हो गया, उसके बाद सीजीएसटी की आईटीसी को यूज करोगे। अब सीजीएसटी की आईटीसी यूज करना पहले किसमें यूज करेंगे, खुद की लायबिलिटी के लिए, मतलब सी की लायबिलिटी के लिए, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए सीजीएसटी की आईटीसी काम आएगा, पर एस में काम नहीं आएगा। सेम वे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पहले खुद की लायबिलिटी पे करने में काम आएंगे, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएंगे, पर सीजीएसटी में कभी भी काम नहीं आएंगे। पर ध्यान रखना हमेशा आईजीएसटी को पहले यूज करना है। और हाँ, आईजीएसटी को, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, आईजीएसटी की आईटीसी यूज करते वक्त ध्यान रखना कि सर आईजीएसटी पहले आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए काम लेना, फिर सी और एस में यूज करते वक्त देखना सी का लायबिलिटी कितना है, सी का क्रेडिट कितना है, एस का लायबिलिटी कितना है, एस का क्रेडिट कितना है, फिर देखना कि सर कितना लायबिलिटी सी और एस का एक्स्ट्रा बच रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आईजीएसटी यूज करना, सो दैट मिनिमम कैश आउटफ्लो हो। सरकार आइए, अच्छा ध्यान रखना, ये रूल नंबर 86 और रूल नंबर 4A और 4B आप कट कर दीजिए अपने बुक में से, ये आपके सिलेबस में नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर के अंदर पढ़ा रखा है, छोड़ दो इसको भी आप। सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के लिए एक सर्कुलर था बच्चों, वो तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी अगर सेल्फ असेस लायबिलिटी है इन द रिटर्न, या भले ही जीएसटी ऑफिसर ने आपकी लायबिलिटी किसी प्रोसीडिंग में निकाली है बेटा, उस लायबिलिटी को पे करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। भले लायबिलिटी डिटरमाइन खुद ने असेस नहीं करी या ऑफिसर ने बताई, उस लायबिलिटी को पे करने के लिए आप क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो, मतलब आईटीसी यूज कर सकते हो। पर सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी है, तो सर अगर मान लो मैंने कोई इनवर्स सप्लाई लिया है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है, तो ऐसे केस में जब मैं टैक्स पे करूंगा तब मैं कैश लेजर के थ्रू ही टैक्स पे करूंगा, क्योंकि मेरा इनवर्स सप्लाई है। आउटपुट सप्लाई की लायबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी काम आता है, आउटपुट लायबिलिटी को पे करने में काम आता है आईटीसी। पर सर इनपुट लायबिलिटी को पे करने के लिए, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को पे करने के लिए कभी भी आईटीसी यूज नहीं कर सकते, दैट हैज टू बी पेड थ्रू कैश लेजर ओनली। हाँ, पे करने के बाद उसका आप आईटीसी ले सकते हो, वो कोई तकलीफ नहीं, पर उसको पे करने के लिए कभी भी क्रेडिट काम नहीं आता है बेटा। फिर सर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर अमाउंट पेबल के लिए हमेशा कैश लेजर ही यूज कर सकते हो, क्रेडिट लेजर कभी भी काम नहीं आएगा। सेम वे अगर मान लो एरियरनेस रिफंड आपको मिल गया, अब सर रिफंड गलती से मिल गया, अब गवर्नमेंट को वापस आपको रिफंड देना पड़ेगा, दैट हैज टू बी पेड थ्रू कैश ओनली, उसको पे करने के लिए आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर, डन। सरकार ये पॉइंट खत्म होता है। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, सर लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का ऑर्डर दे रखा, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज। सबसे पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड का टैक्स एंड अदर ड्यूज पे करेंगे, फिर करंट टैक्स पीरियड का टैक्स एंड अदर ड्यूज पे करेंगे, उसके बाद अगर सर आपकी 73 74 की लायबिलिटी तो वो आप पे करेंगे। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए हमने बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी आप अमाउंट जमा कराएंगे वो प्लस टीडीएस टीसीएस का जो अमाउंट डिपॉजिट है वो सब अमाउंट इसमें आएगा, और उसको आप यूज करेंगे आपकी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, अदर सम पेबल किसी भी लायबिलिटी को पे करने में कैश लेजर काम आ जाएगा। क्रेडिट लेजर के अंदर आईटीसी से होता है, जो सेल्फ असेसमेंट बेस पे आप आईटीसी लेते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, वो क्रेडिट आप लेते हो, और वो क्रेडिट काम आता है केवल और केवल टैक्स पे करने के लिए, अदर लायबिलिटी पे करने में कभी भी क्रेडिट काम नहीं आता है। लायबिलिटी रजिस्टर में सारी लायबिलिटी होती है, टैक्स की हो, इंटरेस्ट की हो, लेट पेमेंट फी की हो, पेनल्टी की हो, अदर सम की हो, सबकी लायबिलिटी इसमें देखिएगी, उसको पे करने के लिए आप रेस्पेक्टिव लेजर यूज करेंगे, जैसे हमने पढ़ा बेटा। क्लियर। अब आइए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन 50, बहुत ही सुंदर सेक्शन, ध्यान देना बेटा। अगर आप कभी भी टैक्स पे करने में लेट होते हो, जो ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स है, जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है, वही टैक्स पे करने का ड्यू डेट होता है। अगर आप टैक्स पे करने में लेट हो गए, या मैं तो कह रहा हूं सर पूरा टैक्स पे करने में लेट हुए, पार्टली टैक्स पे करने में लेट हुए, तो सर जो रेस्पेक्टिव मंथ की ड्यू डेट है उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। कब तक? जब आप पे करते हो तब तक का, किस रेट से? 18% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बच्चा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, जो मैंने न्यूमेरिकल आपको लेक्चर के अंदर भी सोल्व कराया है। सर मान लो आपकी लायबिलिटी 40,000 रुपए की, आपके पास आईटीसी है 30,000 रुपए का, आपने 40,000 की लायबिलिटी को पे करने के लिए 30,000 का क्रेडिट यूज किया और 10,000 रुपए कैश लेजर के थ्रू पे किया। अब पॉइंट आता है इंटरेस्ट लगेगा, सर सॉरी ये मान लो जनवरी महीने की लायबिलिटी आपने जुलाई में पे किया, अब इंटरेस्ट जो लगेगा वो पूरे 40,000 पे लगेगा या 10,000 पे लगेगा? 40,000 था ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, 10,000 था नेट टैक्स पेड थ्रू कैश, और 30,000 आपके पास आईटीसी था, तो आपको केवल 10,000 पे इंटरेस्ट पे करना है, 40,000 पे इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ पे दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस, अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए थे, मतलब जनवरी महीने का रिटर्न आपने जुलाई में जाके फाइल किया, तो ऐसे केस में नेट जो 10,000 की लायबिलिटी है कैश पेबल, उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना है 18% पर annum। पर आपने जनवरी का रिटर्न तो फाइल कर दिया था, पर ये 40,000 के जो ट्रांजेक्शन थे ये आप उस रिटर्न में डिक्लेयर करना भूल गए, और जुलाई महीने का रिटर्न जब फाइल कर रहे थे तब आपको याद आया कि साहब वो जनवरी महीने का ट्रांजेक्शन कुछ डिक्लेयर करना रह गया था, अब जाके मैं इस रिटर्न में डिक्लेयर कर रहा हूं, तो वो 40,000 की लायबिलिटी को पे करने के लिए भले आपने 30,000 का आईटीसी यूज किया और नेट 10,000 ही पे किया, फिर भी इंटरेस्ट पूरे 40,000 पे लगेगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
थर्ड बात, अगर सेक्शन नंबर 73 74 की लाइबिलिटी थी तो हमेशा दैट हैज टू बी पेड, और उस पे ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी जाती है, उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर annum से। क्लियर, डन। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि किन किन केस में आपको ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना है और किस केस में आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना है बेटा। क्लियर। अब सर ध्यान देना बेटा, अब आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, आई रिपीट रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, आईटीसी अगर आपने रॉन्गली अवेल किया और उसको यूज करने से पहले ही आपने रिवर्स कर दिया तो कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। पर अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज कर लिया तो सर अब जितना अमाउंट आपने यूज किया सर उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 18% पर annum है सर। अब जब से आपने यूज किया होगा तब से आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब यूज कब किया कैसे पता पड़ेगा, तो ऐसे केस में इस रूल ने बता रखा है कि सर आपने मान लो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था 5 लाख रुपए का बेटा, सही अवेल्ड आईटीसी था 10 लाख रुपए का, टोटल हो गया कितना 15 लाख का। अब मान लो जनवरी महीने में था 10 लाख का क्रेडिट आपके पास सही था, 5 लाख का रॉन्गली अवेल्ड था, अब 15 लाख के आपके पास टोटल आईटीसी हो गया। अब जनवरी महीने का लाइबिलिटी था 8 लाख रुपए का, रुपीज 8 लाख का, तो ये मानेंगे 8 लाख जो आपने यूज किया है लाइबिलिटी को पे करने के लिए आईटीसी, वो सही वाला यूज किया। मतलब आपके पास आईटीसी अकाउंट बैलेंस कितना बेटा, 8 लाख की लाइबिलिटी पे करने के बाद 7 लाख बचा, तो 7 लाख में से 5 लाख कौन सा है, जो रॉन्गली अवेल्ड था। मतलब आपने अभी तक आईटीसी यूज नहीं किया, अब उससे पहले ही आपने यूज करने से पहले आपने रिवर्स कर दिया नेक्स्ट महीने में 2 महीने बाद, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल। पर अगर मान लो आपने आईटीसी 5 लाख का रॉन्गली अवेल किया था जनवरी महीने में, जुलाई में जाके 5 लाख का आईटीसी रिवर्स किया है, गवर्नमेंट को पे किया, पर सर जनवरी से लेकर जुलाई में किसी भी महीने में अगर आपका आईटीसी अकाउंट का बैलेंस 5 लाख रुपए से कम हो गया था तो सर उस महीने में मान लेंगे आपने वो रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूज किया था। मान लो किसी मंथ में, मान लो सर अप्रैल महीने में, जब आप अप्रैल महीने की जब आपने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के बाद आपके पास आईटीसी अकाउंट में बैलेंस बचा कितना 1 लाख का, मतलब मान लेंगे कि अप्रैल महीने में आपने 4 लाख का रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी यूज कर लिया था बेटा। क्लियर। तो सर अप्रैल महीने का आपने रिटर्न फाइल किया होगा, कब फाइल किया, 20 मई या उससे पहले फाइल किया होगा। अब सर अगर आपने 20 मई या उससे पहले रिटर्न फाइल कर दिया तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, और अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से लेट रिटर्न फाइल किया था तो मानेंगे 20 मई, तो सर डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ जिसमें आपने आईटीसी यूज किया, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, मतलब 20 मई या उससे पहले अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो वो दिन, नहीं तो 20 मई, ये मान लेंगे आपने आईटीसी यूज किया और उस 4 लाख पर 21 मई से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, या जिस दिन हमने रिटर्न फाइल किया उस दिन से विच एवर इज अर्लियर उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum ऑन ₹4 लाख बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। दिस इज हाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी अगर आपने यूज किया तो। क्लियर। भारत माता की जय। इसी के साथ ये पॉइंट भी खत्म होता है अब। और ध्यान रखना बेटा, इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है वो हमेशा वॉलंटरीली होता है, ये आपको गवर्नमेंट आपको नहीं बोले उससे पहले आपको पे करना चाहिए। और किसी डिमांड नोटिस वैसे पॉइंट आपके सिलेबस में आते नहीं है, पर डिमांड ऑर्डर में अगर इंटरेस्ट नहीं भी लिखा है तो भी आपको वॉलंटरीली पे करना होता है। इसी के साथ भारत माता की जय, ये सेक्शन भी खत्म होता है अब। ये सेक्शन 49 और 50 हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े। आई होप समझ में आया, आई होप पॉइंट पूरा क्लियर हो गया एंड रिवीजन हो रहा है आपके इन पे धमाधम माहौल के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए। आपकी सफलता के लिए वी आर देयर फॉर यू। सारे हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रेयर करती है, आपके पेरेंट्स आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ है, बस आप पढ़ो, पूरा दिल लगा के पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, हमारी प्रेयर्स आपके साथ है। वी ऑल आर विथ यू। माहौल जबरदस्त शानदार। बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। बाय।